नमस्कार दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रीशियन का तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और तीसरे टॉपिक में जो बात करेंगे हमारे साथ में कुछ नए शब्द, अद्भुत शब्द जो आप लोगों ने कहीं पढ़े भी होंगे और ढंग से नहीं भी पढ़े होंगे तो भी आपको दिक्कत कर रहे होंगे। अब मैं आपके सामने ये सारी डिटेल्स आपको ऐसी में जिस प्रकार से ये पॉइंट टू पॉइंट 7 पॉइंट है और इनका बिल्कुल अपने इस वीडियो में आपको परिचय मिलने वाला और उनकी जानकारी मिलने वाली है। इससे पहले अपने चैनल जो लोग देख रहे हैं जिनके पास जो नोटिफिकेशन नहीं आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक और शेयर जरूर कर लें। अब मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले जिसका नाम है इंडक्टेंस। मेरे ख्याल से आप इंडक्टेंस के बारे में सब जो लोग जानते भी होंगे और सुना भी होगा और इंडक्टेंस की परिभाषा भी आप जानते हैं, अपनी बुक के हिसाब से नहीं पढ़ना है। मैं आप लोगों को कहता हूं, जैसे अपने पास एक कोइल है, इस प्रकार की वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में आपने जैसे सप्लाई दी और इस वाइंडिंग में जैसे आपने सप्लाई दी और सप्लाई दी तो इसकी गुण की वजह से इसमें क्या बना, ईएमएफ उत्पन्न हुआ, ईएमएफ। और ईएमएफ का अनिल मतलब क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब मैं आपसे अब ये भी बात करता हूँ, जैसे आप इसमें सप्लाई दोगे तो ईएमएफ उत्पन्न होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? इंडक्टेंस कहते हैं। और इंडक्टेंस को हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं? और एल के द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा डिनोट करते हैं? इसका प्रतीक क्या होता है वह आप लोगों को बता दें। इसका प्रतीक क्या है? एल है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी इकाई क्या होती है तो आप इसकी इकाई बता सकते हो ना? तो इसकी इकाई क्या होती है? इकाई तो आप बताओगे हेनरी होती है। इसकी जो इकाई होती है वह क्या होती है? हेनरी होती है। ठीक है, अब मेरी बात समझो, जैसे इसकी इकाई हेनरी है, हेनरी जो इसकी इकाई है और इसके मैं इंडक्टेंस की बात करूं तो ये इसमें आपको इतर मात्र याद रखने के भाई इकाई हेनरी है और प्रतीक एल है और इसका जो इसके अंदर हम जैसे सप्लाई दोगे ईएमएफ उत्पन्न होगा जो इसको हम इंडक्टेंस कहेंगे। मेरे ख्याल से इस चीज़ को आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जैसे हम इसको आगे बढ़ते हैं हमारे बात आते इंडक्टेंस रिएक्टेंस। जैसे रिएक्टेंस मैं पहले बता इंडक्टिव रिएक्टेंस या इंडक्टेंस रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस कई जगह ऐसा भी लिखा होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहां पर आप लोग समझेंगे कि इंडक्टिव होता है, इंडक्टिव लिखो, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब मेरी इंडक्टिव जो रिएक्टेंस होता है इसमें क्या होता है, पहले बात समझे कि सर अपने रिएक्टेंस को किससे डिनोट करेंगे? तो रिएक्टेंस को हम एक्स से क्या करते हैं? एक्स से, बड़ा एक्स होता है उसको रिएक्टेंस से डिनोट करते हैं। ये बात आपको समझ बता गई। तो मैं अभी इसमें बात करूंगी इसका प्रतीक क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, इसकी इकाई क्या होती है। अब मैं आपसे पूछूं प्रतीक क्या होता है? एक्स एल। और इसकी और इकाई क्या होती है? क्या होती है? ओम, या आप इसको लिख दो ओम। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी डिटेल समझ में आ गई। अब मैं सर इसकी परिभाषा क्या होती है? जैसे आप देखो, मैंने इस कोइल के अंदर विद्युत सप्लाई दी और विद्युत सप्लाई दी तो मेरे इसमें क्या इसकी गुण की वजह से ईएमएफ उत्पन्न हुआ और इस ईएमएफ में बाधा उत्पन्न हुई, उसको मैंने कह दिया इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कह दिया? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। याद हुआ नहीं हुआ? दोनों डिटेल्स याद हुई नहीं हुई? बिल्कुल याद कर लेनी। फिर मैंने कहा सर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है? कैपेसिटिव का मतलब क्या होता है कि आप कैपेसिटर, पहली बात कैपेसिटर की परिभाषा क्या होती है? हाँ, यानी किसी भी संधारित्र में आप जैसे ही सप्लाई देते हो तो वह क्या करते हैं? आवेश को
एकत्रित करता है। जैसे अपने को वोल्टेज और धारा को नियत बनाए हुए रखने के लिए आवश्यकता होती है, तब अपने कैपेसिटर से उसमें क्या मिल जाती है, आवेश मिल जाते हैं। इसकी वजह से वहाँ पर अपने यंत्र आसानी से चल सकते हैं। अपने स्टार्टिंग टाइम में कैपेसिटर क्या करता है, उच्च वोल्टेज के साथ में पंखा हो मोटर को धक्का देता है, इसकी वजह से अपनी स्पीड से कैपेसिटर चला देता है। अब सर यहाँ पर इसको किस नाम से जानते हैं, तो मैं इसका प्रतीक भी याद रख लेना। और इसका जो प्रतीक होता है बेटा XC होता है, और इसकी जो इकाई होती है, और इस इकाई का हमारा है वह क्या है, ओम है। तो डिटेल्स समझ में आई नहीं आई, इतनी बात पहले बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं आई, आ गई ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इतनी आ गई। तो आगे देखते हैं इपिडेंस। अब यहां पर इपिडेंस का मतलब क्या होता है, और इपिडेंस को हमें किसके द्वारा डिनोट करते हैं। देखो अभी इसका मैं प्रतीक की बात करूं, सबसे पहले इनके प्रतीक याद, इनके चिन्ह याद होने चाहिए। यानी इसको G से हम Z से डिनोट करते हैं, जबकि इसकी इकाई क्या होती है बताओ, क्या होती है, ओम होती है। अब 1, 2, 3 और तीनों की जो इकाई है वह सेम कंडीशन है। मैं इससे अभी पूछूं कि प्रतिरोध की इकाई क्या है, प्रतिरोध को हम किस में डिनोट करते हैं, ओम में मापते नहीं मापते। प्रतिरोध हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, और आगे क्या हो गया, और आगे अपने इम्पीडेंस हो गया। ये इसके सबके क्या हो गया, ओम है। ठीक है, अब मेरी बात समझो, यहाँ बात थोड़ा सा दिमाग लगाओ और समझो कि सर इसका ये क्या करता है, ये क्या करता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस के योग को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनके कुल प्रतिरोध को, इनके दोनों के योग के कुल प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। सर इसका सूत्र कैसे याद करना है, याद करो, रूट है ना, रूट R स्क्वायर प्लस कोष्टक XL माइनस XC कोष्टक बंद स्क्वायर, यहाँ पर अपना आ जाएगा Z। क्या ये सूत्र याद कर सकते हो, ये इसने देखो स्पष्ट कहा है कि अपने पास यानी कुल प्रतिरोध किन का, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कुल योग करके इनका कुल कार अपना रेजिस्टेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई नहीं आई, आ गई ना, ठीक है। जैसे ही हम सिचुएशन आगे बढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, एडमिटेंस। एडमिटेंस को आप किससे द्वारा डिनोट करते हो, और एडमिटेंस का मतलब होता है, इसका प्रतीक क्या होता है, प्रतीक को याद करने की कोशिश करें तो मैं इसका प्रतीक क्या होता है, Y होता है ना बड़ा, और इसकी इकाई क्या होती है, इसकी मो होती है, मो होती, इकाई मो होती है। और ये भी आप याद रखें, और इसके द्वारा यानी इम्पीडेंस के व्युत्क्रमानुपाती कौन होता है, आपको पता है, इम्पीडेंस होता है। यानी अपने एडमिटेंस के व्युत्क्रमानुपाती इम्पीडेंस होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ Y बराबर 1/Z। क्या ये बात सत्य है, आप लोग समझ गए होंगे, ये चीज़ें मैंने पहले पढ़ी है आपको। जैसे मैं कंडीशन को आगे लेकर चलता हूँ, फिर मेरा आता कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब होता है चालक, कंडक्टर, चालक। और कंडक्टेंस को आप किसके द्वारा डिनोट करते हो, इसका जो प्रतीक होता है वह प्रतीक आपका क्या होता है, G होता है। और इसकी इकाई क्या होती है, और इकाई इसकी मो होती है। और इसका व्युत्क्रमानुपाती, यह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं आप लोगों को अभी दोनों चीज़ें बताऊंगा। G बराबर 1/R। जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगी, और चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। ये सारी कंडीशन आपको याद रखनी है। मैंने यहाँ पर ये कहा है
कि इंडक्टेंस एडमिटेंस जैसे बढ़ेगा तो इम्पीडेंस घटेगा, इम्पीडेंस जैसे इम्पीडेंस बढ़ेगा तो एडमिटेंस घटेगा। ये सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए। एग्जामिनर आपको सवाल कैसा भी घुमाकर पूछ लेता है तो आपको वहां पर जवाब देना है, किसी प्रकार के डाउट नहीं होने। आगे मैंने कहा है, आगे अपना कौन सा है भाई, सस्पेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या कार्य करते हैं, इसका प्रतीक क्या है भाई, क्या है, ई बी, और इसका इकाई क्या है, म चालक। और ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके होता है भाई, रिएक्टेंस के। और रिएक्टेंस ये रहा, और रिएक्टेंस के बी बराबर यानी बी के बी बटा ये बटा 1/x हो जाएगा। जैसे आपका रिएक्टेंस बढ़ेगा तो आपके सस्पेंटेंस घटेगा, जैसे सस्पेंटेंस घटेगा तो आपका रिएक्टेंस का मान बढ़ जाएगा। तो ये सिचुएशन है, आप लोग इनकी परिभाषा और इनके सूत्र अपने कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्त, और अपने स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये डिटेल्स, ऐसी थ्योरी की जानकारी, मैंने ये चीज़ें मेन जो एग्ज़ाम में आई हुई चीज़ें और हमेशा याद रखने वाली चीज़ें आपको मैंने बताई है। जैसे मैं इसमें एक दो चीज़ें और बताने वाला हूँ कि एक होता है लैगिंग और एक होता है लीडिंग। क्या मैं यहाँ लिख दूँ, एक होता है लैगिंग, एक होता है लीडिंग। आप लोग ये भी समझते होंगे कि लैगिंग का मतलब क्या होता है, लीडिंग का मतलब क्या होता है। जो धारा, देखो, जो धारा वोल्टेज से पीछे चले, जो धारा जो वोल्टेज से पीछे चले, वोल्टेज आगे चले जबकि धारा पीछे चले, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं भाई, लैगिंग दोष कहते हैं। जिसमें वोल्टेज आगे चले धारा पीछे चले, इसी दोष को हम लैगिंग दोष कहते हैं। ठीक है, अभी लीडिंग दोष यह है कि इस सिचुएशन में धारा आगे चले जबकि वोल्टेज पीछे चले, और इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, तो आप इसको बोलते हैं लीडिंग दोष। यानी कहने का मतलब है, परिभाषा आप ऐसे बोल सकते हो लैगिंग की, कि कोई परिपथ है उसमें अपनी वोल्टेज आगे चलते हैं जबकि धारा पीछे ले करती है, पक्ष का उसमें अधिकतम मान उच्चतम मान पर चलती है, उसको लैगिंग कहते हैं। यह भी कह सकते हैं लीडिंग के अंदर कि इसके अंदर धारा आगे चलती है, वोल्टेज पीछे चलता है, और जबकि उसमें उच्चतम मान और न्यूनतम मान पर यह क्रिया होती है, उसको हम लीडिंग कहते हैं। तो आप लोग ये लैगिंग और लीडिंग के बारे में समझ गए होंगे। यह आप लोगों के लिए इतना सीख बात है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके सवाल आते हैं और आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये सारी डिटेल्स आपको बिल्कुल ऑब्जर्व करें और सुने। वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।